नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जीके में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक नाम। आज मैं आप सभी लोगों को वैज्ञानिक नाम बताऊंगे। तो देखिए दोस्तों, जीके में हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक नेम। तो हम आज आप सभी लोगों को मनुष्य, मेढक और सभी लोगों का साइंटिफिक नेम बताएंगे कि किसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जीके में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और देखिए दोस्तों, यह साइंस के लिए, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10th और 12th की विद्यार्थियों के सब्जेक्ट में भी दोस्तों वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला दिया है मनुष्य का। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। फिर हमारा दूसरा है मेढक का। तो देखिए दोस्तों, मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा राना टिग्रीना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। फिर हमारा अगला है मेढक। तो देखिए दोस्तों, मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। फिर हमारा अगला दिया है बिल्ली। तो देखिए दोस्तों, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। फिर हमारा अगला है गाय। तो गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस इंडिका, बांस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस। तो दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस इंडिकस। फिर हमारा अगला है भैंस का। दोस्तों, हमारा अगला है भैंस का। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बुबालस बुबालिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बुबालस बुबालिस। देखिए दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बांस इंडिकस और भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बुबालस बुबालिस। फिर हमारा अगला दिया है बैल का। फिर हमारा अगला है बैल का। तो दोस्तों, बैल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस। बैल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस प्रीमीजीनियस टारस। बैल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस प्रीमीजीनियस टारस। देखिए दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम बांस इंडिकस होता है, बैल का वैज्ञानिक नाम बांस प्रीमीजीनियस टारस और भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबालस बुबालिस। फिर हमारा अगला दिया है भेड़ का। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओविज अराइज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओविज अराइज। तो हमारा अगला दिया है सुअर। तो सुअर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सुस स्प्रोका डोमेस्टिका। सुअर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सुस स्प्रोका डोमेस्टिका। और हमारा भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविज अराइज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओविज अराइज और सुअर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सुस स्प्रोका डोमेस्टिका। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला दिया है शेर का वैज्ञानिक नाम। तो शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा लियो। शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा लियो। फिर हमारा अगला दिया है दोस्तों बकरी। तो देखिए दोस्तों, बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा किप्टा हिटमस। बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा किप्टा हिटमस। फिर हमारा अगला है चीता। चीता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा पार्डुस। चीता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा पार्डुस। देखिए दोस्तों, शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो होगा, जबकि चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डुस। फिर हमारा अगला दिया है हिरण। तो हिरण का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सर्वस इलाफस। सर्वस इलाफस हिरण का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है ऊंट का। ऊंट का वैज्ञानिक नाम। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कैमिलस डोमेडेरियस। ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैमिलस डोमेडेरियस। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है लोमड़ी। तो लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैनिडे। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैनिडे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है मक्खी। मक्खी पूछे या घरेलू मक्खी, तो दोनों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मच्छी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, घरेलू मक्खी का दोस्तों, मस्का डोमेस्टिका। फिर हमारा अगला है गुलाब। तो गुलाब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोजा इंडिका। गुलाब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोजा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। गुलाब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोजा इंडिका। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारतीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारतीय पुष्प हमारा कमल होता है। कमल का वैज्ञानिक नाम होता है नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। और यदि गुलाब का वैज्ञानिक नाम पूछे, तो दोस्तों गुलाब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोजा इंडिका। और घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है बाघ। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथरा टाइग्रिस।
बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस। दोस्तों यदि हमें पूछे कि भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा टाइग्रिस। फिर हमारा अगला है मोर, तो मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्रावोक्रिस्टेटस। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्रावोक्रिस्टेटस। फिर हमारा अगला दिया है कुत्ता, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों देखिए कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फेमलियर्स। कैनिस फेमलियर्स कुत्ता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला है हाथी का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो देखिए दोस्तों हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एलिफास इंडिका। एलिफास इंडिका हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एलिफास इंडिका। फिर हमारा अगला है घोड़ा, तो घोड़ा का वैज्ञानिक हो जाएगा इक्वस कैबेलस। इक्वस कैबेलस घोड़ा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। देखिए दोस्तों कहीं पर घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्वस इक्वस दिया रहता है, तो दोनों सही रहेगा, इक्वस इक्वस या इक्वस कैबेलस दोनों हमारा सही हो जाएगा। फिर हमारा अगला है आम का वैज्ञानिक नाम, तो देखिए दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। फिर हमारा अगला है धान का वैज्ञानिक नाम, तो देखिए दोस्तों धान का वैज्ञानिक नाम होता है ऑरिजेया सैटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम दोस्तों हमारा अगला दिया है धान का वैज्ञानिक नाम, तो देखिए धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ऑरिजेया सैटिवा। फिर हमारा अगला दिया है गेहूं, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवियम। गेहूं का वैज्ञानिक हो जाएगा नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम। देखिए दोस्तों धान का वैज्ञानिक नाम होता है ऑरिजेया सैटिवा और गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवियम। फिर हमारा अगला दिया है मटर, तो मटर का देखिए दोस्तों वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फिसम सेटिवियम। फिजम सेटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि पूछे कि मेंडल ने प्रयोग के लिए सबसे पहले किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग मटर के पौधे पर किया था और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम यानी कि मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फिजम सेटिवियम। फिर हमारा अगला है सरसों, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कम्पेस्टरीज। हमारा अगला है दोस्तों सरसों, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कम्पेस्टरीज। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला है कमल, तो कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। देखिए दोस्तों कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। फिर हमारा अगला दिया है बरगद, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस। फिर दोस्तों हमारा अगला है प्याज, तो प्याज का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आलियम सीपिया। प्याज का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आलियम सीपिया। देखिए दोस्तों फिर हमारा अगला दिया है मक्का, तो मक्का का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा जिया मेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज। फिर हमारा अगला दिया है अंगूर, तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वीटियम। तो दोस्तों देखिए हम आप लोगों को एक बार फिर से वैज्ञानिक नाम बता देते हैं। दोस्तों आप इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। वैज्ञानिक नाम हर कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और यह बायो वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो क्लास 11th और 12th में होते हैं उनके लिए भी उनकी सब्जेक्ट में भी दिया रहता है और वैज्ञानिक नाम पेपर में भी पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला है मनुष्य का, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। फिर हमारा अगला है मेढक, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा राना टिग्रीना। फिर हमारा अगला है बिल्ली, तो देखिए दोस्तों बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। फिर हमारा अगला है गाय, तो गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस इंडिकस। फिर हमारा अगला है भैंस, तो देखिए दोस्तों भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बुबालस बुबालिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बुबालस बुबालिस। फिर हमारा अगला है बैल का, तो देखिए दोस्तों बैल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस प्रीमिजीनियस टारस। बैल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बांस प्रीमिजीनियस टारस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भेड़ का वैज्ञानिक नाम, तो देखिए दोस्तों भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओवीज अराइज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओवीज अराइज। ये दोस्तों हमारा अगला है सुअर, तो सुअर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सुसिस्प्रोका डोमेस्टिका। सुअर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सुसिस्प्रोका डोमेस्टिका। फिर हमारा अगला है शेर, तो देखिए दोस्तों शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा लियो।
शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा लियो। फिर हमारा अगला है बकरी। तो देखिए दोस्तों, बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा केप्टा हिटमस। बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा केप्टा हिटमस। फिर हमारा अगला है चीता। तो चीता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा पाइडस। पैंथरा पार्डुस हमारा चीता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर हमारा अगला दिया है हिरण। तो हिरण का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सर्वस इलाफस। सर्वस इलाफस भेड़ का हिरण का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है ऊंट। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैमिलस डोमेडेरियस। ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैमिलस डोमेडेरियस। फिर दोस्तों हमारा अगला है लोमड़ी। अगला हमारा लोमड़ी है। तो लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैनीडे। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैनीडे। फिर हमारा अगला है घरेलू मक्खी। तो देखिए दोस्तों, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। फिर हमारा अगला है गुलाब। तो गुलाब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोजा इंडिका। गुलाब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोजा इंडिका। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है बाघ। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस। फिर हमारा अगला है मोर। तो मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्राओक्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम होता है प्राओक्रिस्टेटस। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला दिया है कुत्ता। तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैनिस फेमिलियर्स। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैनिस फेमिलियर्स। फिर दोस्तों हमारा अगला है हाथी। तो हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एलिफास इंडिका। हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एलिफास इंडिका। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है घोड़ा। तो घोड़ा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा इक्वस कैवेलस। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा इक्वस कैवेलस। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है आम। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। हमारा अगला आम दिया है। तो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। देखिए दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। फिर हमारा अगला है धान। तो धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओरिजेया सेटिवाट। धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओरिजेया सेटिवाट। फिर हमारा अगला है गेहूं। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवियम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवियम। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है मटर। तो मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पिजम सेटिवियम। मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पिजम सेटिवियम। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है सरसों। हमारा अगला सरसों दिया है। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीज। सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीज। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है कमल। तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। देखिए दोस्तों, यदि हमें पूछे कि भारत की राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। तो कमल का वैज्ञानिक नाम हम बताएंगे नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला दिया है बरगद। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस। यदि पूछे कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है और बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस। फिर दोस्तों, हमारा अगला है प्याज। प्याज का वैज्ञानिक नाम। तो देखिए दोस्तों, प्याज का वैज्ञानिक नाम आलियम सीपिया होता है। प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है आलियम सीपिया। फिर हमारा अगला है मक्का। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा जिया मेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों जिया मेज। फिर हमारा अगला है और आज का लास्ट है अंगूर। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम वीटियम होता है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम वीटियम होता है। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, आज हमने आप सभी लोगों को जीके में वैज्ञानिक नाम बताया है कि किस चीज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर याद कर लीजिए और इसे याद करके अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। दोस्तों, वैज्ञानिक नाम हर कंपटीशन की परीक्षाओं के साथ साथ क्लास 11th और 12th की बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बायो लिए हैं उनकी सब्जेक्ट में वैज्ञानिक नाम रहता है और बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण
वीडियो को पाने के लिए, जीके की ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए और क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, हम हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में पूर्ण जानकारी बताऊंगी। तो आज का हमारा यह वीडियो है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलास। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलास है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, यदि हमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल ना दे करके भारत का राष्ट्रीय फूल पूछता तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाता। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाता। तो देखिए दोस्तों, यदि भारत का राष्ट्रीय फूल पूछता या फिर राष्ट्रीय पुष्प तो हम लोग बताते कमल। यहाँ हमारा पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ का क्या नाम है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का क्या नाम है या उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। यदि यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछता तो दोस्तों भारत का राजकीय वृक्ष बरगद हो जाता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट क्या है, या लोकसभा सीट कितनी है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है, तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80 है। फिर हमारा अगला है कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट कितनी है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट कितनी है, तो राज्यसभा सीट 31 है। फिर हमारा अगला है उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है, तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट 403 है। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट 31 और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट 403 है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 403 है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। देखिए दोस्तों हिंदी कोई मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन यह राष्ट्रीय नहीं है, यह राजकीय भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा। देखिए दोस्तों हिंदी भाषा वह देवनागरी लिपि से लिया गया है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि पुरुष में, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पुरुष में गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पुरुष में तो गोविंद वल्लभ पंत थे। यदि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछी जाती, यदि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछी जाए, तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और दोस्तों सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है। देखिए दोस्तों यदि भारत की राष्ट्रीय मिठाई पूछता तब भी भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, यानी कि उत्तर प्रदेश एवं भारत दोनों की राजकीय एवं राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है। देखिए दोस्तों आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है। यदि भारत का राष्ट्रीय फल पूछे तब भी भारत का राष्ट्रीय फल आम है और उत्तर प्रदेश का भी राजकीय फल आम है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, या उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और गंगा नदी वाराणसी में स्थित है। वाराणसी जिसका पहले नाम बनारस यानी कि वर्तमान में बनारस है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी है। देखिए दोस्तों कभी कभी जीके में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी कहाँ पे स्थित है, तो वाराणसी में गंगा नदी स्थित है। यह पूछ लेगा कि वाराणसी में स्थित कौन सी नदी है, तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी का नाम क्या है, या उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी तवा नदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी तवा नदी है और सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नदी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी क्या है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी गंगा नदी को माना गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछे या फिर उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी पूछे तो दोनों का आंसर गंगा नदी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जिसे मतलब यानी कि लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ,
तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर का क्या नाम है, या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर को पूर्वी यमुना नहर के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। देखिए दोस्तों, लखनऊ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, तब भी आप लोग लखनऊ को बताएंगे। या पूछे कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तब भी आप लोग लखनऊ बताएंगे। या फिर पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हापुड़ होता है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर है हापुड़ हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, या फिर प्रभावित का मतलब हो जाता है बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी और घाघरा नदी बहती हैं। प्रमुख नदियां यही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी और घाघरा नदी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन है। तो दोस्तों, एकमात्र जिला ललितपुर है। ललितपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर ऐसा है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक या विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है। और प्रयागराज में विधानसभा की कितनी सीट होती है। तो प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीट होती हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे कम विधानसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश का जिला श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, और तीनों जहां विधानसभा की 2-2 सीट होती हैं। तीनों जहां विधानसभा की 2-2 सीट हैं। तो दोस्तों, यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला, तो प्रयागराज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज हो जाएगा। और प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीट होती हैं। और पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, तो सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला हो जाएगा श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। यहाँ पर 2-2 विधानसभा की सीट होती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन है, कहाँ है।
उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली है। और देखिए दोस्तों बरेली बर्फी के लिए प्रसिद्ध होती है, यानी कि बरेली की बर्फी होती है, तो बरेली की बर्फी एक मूवी बनी है। तो दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन कितनी बार होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति का शासन कितनी बार होता है? तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति का शासन 10 बार होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति का शासन 10 बार होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान 7वां है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ जिला है और यहाँ 660 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ जिला है और यहाँ 660 वर्ग किलोमीटर में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला शामली है। देखिए दोस्तों यदि पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो शामली हो जाएगा। फिर हमारा अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह 4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है। तो यदि पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ जिला हो जाएगा जो 660 वर्ग किलोमीटर में है। फिर यदि पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी हो जाएगा। फिर हमारा अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला शामली हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज हो जाएगा। और दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता % कितनी है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता % कितनी है? तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की साक्षरता % 67.7% है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता % कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता % 67.7% है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य में 1989 ईस्वी को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो
भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। यदि कहे कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। और वहाँ हमारे कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है और जिनमें राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सोनभद्र से सटे हुए 4 राज्य हैं। तो यदि पूछे कि क्वेश्चन में सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4, और जिनमें हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से लगा कम सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला बलिया है, शामली है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली है। सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे उत्तरी जिला, सबसे पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। और पूछे कि सबसे उत्तरी जिला, तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाएगा और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को जीके में उत्तर प्रदेश के बारे में सब चीजों को बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, यह जो हमारा आज का यह वीडियो है, यह सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी जीडी है, सीजीएल है, आरआरबी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, रेलवे और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी कंपटीशन की परीक्षा में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जीके के ऐसे ही टॉपिक को पाने के लिए और क्वेश्चन को पाने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जीके में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जीके में टॉपिक है कि हम आप लोगों को भारत के बारे में बताएंगे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रीय पक्षी, वृक्ष, राष्ट्रीय फल आदि सभी के बारे में, भारत के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी जीडी हुआ, सीजीएल,
यूपीपी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को जीके में 30 क्वेश्चन बताऊंगी, तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यदि पूछे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप बताएंगे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और देखिए दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पुरुष मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम पुरुष मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम पुरुष मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और यदि पूछे कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बने थे। और यदि पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप लोग बताएंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हम गलती से बोल दिए प्रणब मुखर्जी, तो रहेगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पूछे कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पूछे यदि कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। फिर देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और यदि पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी वर्ष होना चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और यदि पूछे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में वर्णन किया गया है। और यदि पूछे कि किस व्यक्ति के गाड़ी पर प्लेट नंबर नहीं होता, तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को ना ही कभी फांसी की सजा दी जाती है, ना ही इसकी गाड़ी पर नंबर होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पुरुष गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम पुरुष गृह मंत्री कौन थे, तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। और दोस्तों यदि आईपीएस का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस। तो भारत की प्रथम महिला इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईएएस किरण बेदी थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। और यदि पूछे कि भारत पर जाने वाला प्रथम पशु कौन था तो लाइका। लाइका एक कुतिया थी जो प्रथम बार अंतरिक्ष पर गया था। और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तो आप लोग बताएंगे कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। और यदि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीयता कैसी है। भारत की राष्ट्रीयता कैसी है। तो देखिए दोस्तों भारत की राष्ट्रीयता भारतीय है। भारत की राष्ट्रीयता कैसी है। तो भारत की राष्ट्रीयता भारतीय है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। यदि आम का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम पूछे तो मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। और मोर का वैज्ञानिक नाम तो प्रावोक्रिस्टेटस हो जाएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम प्रावोक्रिस्टेटस। और बरगद का हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो देखिए दोस्तों भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड है। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और जनगण मन को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में यानी कि एशिया में हम कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में ही पहली बार सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि पूछे कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था जो पुरुष में थे। तो देखिए दोस्तों भारत में प्रथम पुरुष जो थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सर्वप्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। और यदि महिला में पूछी जाए कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला तो आप लोग बताएंगे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ऐसी महिला थी जिन्हें भारत में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहा था कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है जिसे गाने का समय 52 सेकेंड है। और जिसके रचनाकार यानी कि जिसको लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और देखिए दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। तो देखिए दोस्तों जिन क्वेश्चन को मैंने कॉपी में नोट किया है उनको भी आप लोग उतार लीजिए। और जिन्हें मैं बता रही हूँ वैसे उसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है।
तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत गाने का समय क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत गाने का समय 65 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत गाने का समय 65 सेकेंड है। और भारत की राष्ट्रीय गीत की रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। भारत की राष्ट्रीय गीत की रचनाकार कौन है, तो भारत की राष्ट्रीय गीत की रचनाकार यानी कि वंदे मातरम की रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। और यदि उत्तर प्रदेश का भी राज्य की मिठाई पूछेगा तब भी आप लोग जलेबी बताएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है, तो देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और दोस्तों, यदि बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आप लोग बताएंगे बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछे तो बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और यदि पूछे कि तिरंगा में कितने रंग होते हैं, तो तिरंगा में 4 रंग होते हैं। हमारा सफेद होता है, केसरिया होता है, हरा होता है, और हमारा बीच वाला जो चक्र होता है वह नीले रंग का होता है। तो दोस्तों, तिरंगा में 4 रंग होते हैं। और यदि पूछे कि तिरंगा चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। और पूछे कि सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, तो देखिए दोस्तों, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक होता है। और हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सफेद रंग, हरा रंग और केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि सफेद रंग शांति का प्रतीक, हरा रंग हरियाली का प्रतीक और केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक होता है। और तिरंगे में एक चक्र होता है, चक्र में 24 तीलियां होती हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में नोट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन भी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है, तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर है। भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर है। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत देश का संविधान लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा कौन फहराता है, तो देखिए दोस्तों, 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फहराते हैं। और 26 जनवरी के दिन लाल किले पर झंडा कौन फहराता है, तो 26 जनवरी के दिन लाल किले पर झंडा राष्ट्रपति फहराते हैं। तो 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा प्रधानमंत्री फहराते हैं, और 26 जनवरी के दिन लाल किले पर झंडा राष्ट्रपति फहराते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में नोट करते रहिए,
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय संवत संख संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत संख संवत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। और दोस्तों, यदि कमल का वैज्ञानिक नाम पूछे तो कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड है। और यदि भारत का राष्ट्रीय गान पूछे तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और यदि पूछे कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसको लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना है, तो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने का समय 65 सेकेंड है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को जीके में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को जीके में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगी, जो हर बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो एसएससी जीडी है, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस है और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों, हर कंपटीशन की परीक्षा में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, यह आज का हमारा जो टॉपिक है संविधान सभा। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी में संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगी, जो हर बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको आप लोग, और इसमें जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों, यह पूछे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। यदि पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। और पहली बैठक के यदि अध्यक्ष पूछे तो पहली बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यदि पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा हैं, वह संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को इससे संबंधित 3 क्वेश्चन बता दिए। तो देखिए हमारा क्या है कि यदि पूछे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो आप लोग बताएंगे कि दिल्ली में हुई थी। और पूछे कि पहली बैठक की अध्यक्षता कौन थे या कौन थी, तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया। तो देखिए दोस्तों, सर वी.एन. राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। सर वी.एन. राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। और दोस्तों, सर वी.एन. राव का पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम इनका
बेनेगल नरसिम्हा राव है। सर BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव है, यानी कि BN का फुल फॉर्म हो जाएगा बी से हो जाएगा बेनेगल, N से नरसिम्हा राव, तो बेनेगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम हो जाएगा। तो पूछे कि इस भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया, तो बताएंगे आप लोग भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव ने तैयार किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। देखिए दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप लोग बताएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप लोग बताएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। और देखिए दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई है थी। और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, तो देखिए दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया, तो देखिए दोस्तों संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। देखिए दोस्तों, यह दो क्वेश्चन और दोनों ही कंफ्यूजन वाला है। यदि पूछे कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। और यदि पूछे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया या कब अपनाया, तो देखिए दोस्तों संविधान सभा ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपनाया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपनाया था। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माण काल में कुल कितने अधिवेशन थे। भारतीय संविधान निर्माण काल में कुल कितने अधिवेशन थे, तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण काल में या निर्माण के समय में कुल अधिवेशन 12 थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय कुल कितने अधिवेशन थे, तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के समय में कुल 12 अधिवेशन थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा निर्माण में कुल कितना समय लगा। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन तो हर बच्चों को पता रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए संविधान सभा के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था। संविधान सभा के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था। फिर देखिए दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों यदि पूछे कि संविधान सभा के निर्माण में लगा समय कितना था, तो संविधान सभा के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान सभा निर्माण हुआ तो उसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और यदि पूछे कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था, तो दोस्तों संविधान सभा के निर्माण में कुल लगा खर्च 63,96,729 रुपए लगा था। संविधान सभा के निर्माण में कुल खर्च 63,96,729 रुपए लगा था। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पूछे कि संविधान सभा के निर्माण में लगा समय, तो आप लोग बताएंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
और यदि पूछे कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था तो आप बताएंगे 63,96,729 रुपए। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, मतलब कि संवैधानिक सलाहकार को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे, और सर BN राव का पूरा नाम हो जाएगा बेनेगल नरसिम्हा राव। BN का फुल फॉर्म हो जाएगा बेनेगल नरसिम्हा राव। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो देखिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जानते हैं आप लोग, तिरंगा है। तिरंगा में 4 रंग होते हैं, एक हमारा नीला भी उसमें काउंट किया जाता है, जो नीला चक्र बना रहता है। दूसरा, यदि ऑप्शन में 3 4 दिया हो, दोनों दिया हो तो आप लोग 4 लगाएंगे, यदि केवल 3 दिया हो 4 ना दिया तो आप हमेशा 3 लगाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने कब अपनाया। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया। तो देखिए दोस्तों, जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। जनगण मन के रूप में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। और देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान पूछे तो देखिए दोस्तों, यदि भारत का राष्ट्रीय गान पूछे तो आप लोग बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और यदि पूछे कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक कौन है, यानी कि इसको लिखे कौन है, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और यदि पूछे कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है, तो आप लोग बताएंगे भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड है। तो दोस्तों, मैंने इससे संबंधित 3 4 क्वेश्चन और आप लोग को बता दिए हैं। यदि पूछे कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने कब अपनाया, तो देखिए दोस्तों, जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। और यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड है। और पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान की रचनाकार कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय गान की रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत की राष्ट्रीय गान के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा है। और यदि कभी क्वेश्चन में पूछे कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के साथ साथ और किस देश के राष्ट्रीय गान की रचना किए हैं, तो यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना किए हैं। फिर हमारा आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह संविधान सभा ने कब अपनाया। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह संविधान सभा ने कब अपनाया। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आप बताएंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। और पूछे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन है। और देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान, भारत देश का संविधान, यदि आप पूछे कि भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो देखिए दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और पूछे कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ, तो दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हो गया था। भारत का संविधान
पूर्ण रूप से बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आप लोग को कॉपी में नोट नहीं की हूँ, बता रही हूँ, तो उसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसी दिन ही अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। और यदि पूछे कि जनगण मन को कब अपनाया गया, तो जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। और देखिए दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को एक राष्ट्रीय गान को जनगण मन के रूप में जनगण मन को अपनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी अपनाया गया था। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन को बता रही हूँ, आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी हर बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन थी? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन थी या फिर कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी। और जो यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी हैं। यदि पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हैं। और अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? यह भारतीय संविधान स्वीकार कब किया या भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? तो देखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो दोस्तों यह दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य कब चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो देखिए दोस्तों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और देखिए दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक यदि पूछे तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और यह भी दिल्ली में हुई थी। और पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य कब चुने गए तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य चुने गए। और यदि पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुने गए तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? भारत का संविधान तो देखिए दोस्तों भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी में। भारत का संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर जी को
अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो दोस्तों संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस में हुआ था? संविधान सभा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस में हुआ था? तो देखिए दोस्तों इनका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंस में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंस में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आप सभी लोगों को संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं जो कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों पॉलिटी में संविधान से संबंधित क्वेश्चन हर बार ही हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनके बारे में आप लोग को पता होना बहुत ही जरूरी है। और देखिए दोस्तों मैं एक वीडियो आप लोगों को आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पर भी बनाऊंगी, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में महत्वपूर्ण क्रांतियां बताऊंगी। देखिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां। आज मैं कृषि से संबंधित आप लोगों को महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में बताऊंगी जो देखिए दोस्तों हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला है श्वेत क्रांति। पहला श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हमारा पहला है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हमारा दूसरा है नीली क्रांति। तो देखिए दोस्तों नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हमारा दूसरा नीली क्रांति। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है भूरी क्रांति। तो देखिए दोस्तों भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है रजत क्रांति। तो देखिए दोस्तों रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है पीली क्रांति। तो देखिए दोस्तों पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला पीली क्रांति है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला दिया है काली क्रांति। तो देखिए दोस्तों काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है काली क्रांति। तो काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। देखिए दोस्तों हमारा अगला है लाल क्रांति। तो देखिए दोस्तों लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। तो देखिए दोस्तों गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है स्वर्ण क्रांति। तो देखिए दोस्तों स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला दिया है अमृत क्रांति। तो देखिए दोस्तों अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला दिया है गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। गंगा क्रांति संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। फिर दोस्तों हमारा अगला है बादामी क्रांति। तो देखिए दोस्तों बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला है गोल क्रांति।
तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है गोल क्रांति, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला है इंद्रधनुषी क्रांति, तो इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति का उपयोग किया जाता है। इंद्रधनुषी क्रांति है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु हम इंद्रधनुषी क्रांति का अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को विभिन्न क्रांतियों, विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों के बारे में बताया। तो हमारा पहला है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति में हम दुग्ध उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन है। फिर हमारा अगला है नीली क्रांति, तो दोस्तों नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। यदि कंपटीशन की परीक्षा में पूछे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है भूरी क्रांति, तो देखिए दोस्तों भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है रजत क्रांति, तो दोस्तों रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है रजत क्रांति, तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला है पीली क्रांति, तो देखिए दोस्तों पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है काली क्रांति, तो दोस्तों काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा आगे दिया है लाल क्रांति, तो देखिए दोस्तों लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है लाल क्रांति, तो लाल क्रांति संबंधित है टमाटर या मांस उत्पादन से। फिर हमारा अगला दिया है दोस्तों गुलाबी क्रांति, हमारा अगला दिया गुलाबी क्रांति, तो देखिए दोस्तों गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला दिया है स्वर्ण क्रांति, तो देखिए दोस्तों स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा आगे दिया है अमृत क्रांति, अमृत क्रांति देखिए दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। हमारा अगला है अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला है गंगा क्रांति, तो देखिए दोस्तों गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं गंगा क्रांति का। दोस्तों हमारा अगला दिया है बादामी क्रांति, बादामी क्रांति के अंतर्गत हम मसाला उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा अगला है बादामी क्रांति, तो दोस्तों बादामी क्रांति के अंतर्गत हम मसाला उत्पादन का अध्ययन करते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला दिया है गोल क्रांति, तो देखिए दोस्तों गोल क्रांति के अंतर्गत हम आलू उत्पादन का अध्ययन करते हैं। गोल क्रांति के अंतर्गत हम आलू उत्पादन का अध्ययन करते हैं। फिर हमारा अगला दिया है इंद्रधनुषी क्रांति, तो देखिए दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत हम सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु अध्ययन करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक व शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।